प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। राजनीति विज्ञान BA थर्ड ईयर और मार्क्सवादी दर्शन पर चर्चा को आज आगे बढ़ाते हुए हम मार्क्सवाद के का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का प्रयास यहाँ पर करेंगे, जिसमें मार्क्सवादी सिद्धांत की, मार्क्सवादी दर्शन की कुछ आलोचनाओं का संक्षिप्त जिक्र करते हुए इसमें जो है मार्क्सवाद की जो देन रही, मार्क्सवाद की जो राजनीतिक के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में मार्क्सवाद की जो देन रही, मार्क्सवाद से जो प्रेरणा मिली, उस पर विशेष चर्चा यहाँ पर करेंगे। जहाँ तक आलोचनाओं का प्रश्न है तो प्रत्येक सिद्धांत के साथ संक्षिप्त आलोचनाएं हमने पूर्व में भी की है, इसीलिए आलोचना के क्षेत्र को संक्षिप्त लेते हुए मार्क्सवाद की जो देन है उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले संक्षेप में आलोचनाओं का जिक्र हम करेंगे। मार्क्सवाद अपनी प्रकृति तथा उद्देश्यों की दृष्टि से अपने पूर्ववर्ती विचारधाराओं से एकदम भिन्न है। मार्क्सवाद ने प्रत्ययवाद, अनुदारवाद और चर्चवादी विचारधारा, इन सब विचारधाराओं से विपरीत अपना विचार रखा और स्थापित विचारधाराओं और वर्गीय हितों को इन्होंने गंभीर चुनौती दी। परंपरागत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक ढांचे में आधारभूत परिवर्तनों की अनिवार्यता पर क्रांतिकारी ढंग से इन्होंने बल दिया। अतः अपने जन्म से ही व्यक्तिवादी, उदारवादी, अनुदारवादी, प्रत्ययवादी और चर्चवादी सभी विचारधाराओं का विरोध इसको झेलना पड़ा, सामना करना पड़ा। किंतु श्रमिक वर्ग और उससे सहानुभूति रखने वाले बुद्धिजीवी वर्गों और उनसे संबंधित जो सामाजिक श्रमिकों का वर्ग हैं, उससे ने मार्क्स की विचारधारा में अपनी मुक्ति के दर्शन किए। इस प्रकार मार्क्सवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसके आलोचक और समर्थक विश्व के सभी समाजों में, विश्व के किसी भी भौगोलिक कोने में निश्चित रूप से उपस्थित पाए जाते हैं, निश्चित रूप से वो मिलते हैं, आलोचक और समर्थक दोनों ही। किंतु उनके विरोध और समर्थन में एक प्रकार का कट्टरवाद भी है। जहाँ तक मार्क्सवाद की आलोचना का प्रश्न है, व्यक्तिवादी, उदारवादी, प्रत्ययवादी, चर्च समर्थक, लोकतांत्रिक समाजवादी, वामपंथी संशोधनवादी आदि ने भी इसकी आलोचना विभिन्न आधारों पर की है। इसका कारण यही है कि इनकी आलोचनाओं में भी आधारभूत अंतर विरोध पाए जाते हैं। इसीलिए प्रत्येक आधारभूत अंतर विरोध का उल्लेख करना संभव नहीं है, इसीलिए सार रूप में इसकी आलोचनाओं का जिक्र हम यहाँ पर कर रहे हैं। सबसे पहले द्वंद्वात्मक भौतिकवाद एक अमान्य सिद्धांत करार दिया गया। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद एक अमान्य सिद्धांत आलोचकों के द्वारा करार दिया गया, क्योंकि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद एक स्पष्ट घोषणा करता है और वो ये है कि सृष्टि का परम तत्व, सृष्टि का मूल तत्व पदार्थ हैं। जबकि आधुनिक युग के कई भौतिकवादी वैज्ञानिकों ने भी इस बात पर जोर देते हुए अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है कि सृष्टि का परम तत्व जो है वो पदार्थ न होकर के प्रत्ययवाद हैं, प्रत्यय ही परम तत्व हैं, जिससे मार्क्स का समस्त भौतिकवाद और उस पर आधारित उसका चिंतन संदेहास्पद माना जाता है, बन जाता है। अगर सृष्टि का परम तत्व पदार्थ मान भी लिया जाए तो भी मार्क्स के भौतिकवाद में एक गंभीर कमी दिखाई पड़ती है, और वो ये है कि मार्क्स अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में इस विचार पर बड़ा जोर देते हैं कि पदार्थ गतिशील हैं और पदार्थ की गतिशीलता के कारण ही सृष्टि में परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं।
इस बात को स्वीकार किया जा सकता है, परंतु मार्क्स ये बात स्पष्ट नहीं कर पाए कि पदार्थ स्वयं गतिशील क्यों है। पदार्थ में गतिशीलता की प्रेरणा कहाँ से आती है, पदार्थ को गतिशील कौन बनाता है, उसके अंतः प्रेरणा क्या है, क्यों गतिशील होता है, ये मार्क्स कभी भी स्पष्ट नहीं कर पाए। और यहाँ पर एक गंभीर दोष इस भौतिकवाद में दिखाई पड़ता है। मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मूल रूप से जड़ जगत का सिद्धांत है और इसके आधार पर चेतन जगत की सूक्ष्म परिघटनाओं की व्याख्या करना संभव नहीं है। अगर इससे हम जोड़कर देखते हैं तो कहीं न कहीं ये संदेह अवश्य ही उत्पन्न करता है, क्योंकि जड़ जगत और चेतन जगत में आधारभूत अंतर विरोध भी पाए जाते हैं और उनको हम सामान्यकरण करने का अगर प्रयास करते हैं तो उसमें कहीं न कहीं संदेह उत्पन्न होता है। और इसके अलावा जैसे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में द्वंद्ववाद को मार्क्स ने सत्य की खोज की एक प्रणालीवाद, प्रतिवाद, संवाद के आधार पर सत्य खोज की प्रणाली घोषित किया। तो कुछ विद्वानों ने यह भी आलोचना की है कि यह पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता कि मात्र द्वंद्वात्मक भौतिकवाद ही सत्य अन्वेषण की एकमात्र प्रणाली है। तो इन आधारों पर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की आलोचना की जाती है। दूसरा इनका जो सिद्धांत था, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, ये भी त्रुटिपूर्ण माना गया है, आलोचना से परे नहीं है। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या वास्तव में त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि ये अपने मौलिक रूप में इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या न होकर इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत है, आर्थिक दर्शन का सिद्धांत है। एक सामाजिक अवस्था से दूसरी सामाजिक अवस्था में परिवर्तन का मूल कारण मार्क्स पदार्थ को मानते हैं, आर्थिक तत्व को मानते हैं, किंतु आलोचक ये कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक परिवर्तन के पीछे केवल आर्थिक तत्व या भौतिक तत्व के अलावा और भी कई सारे तत्व हैं जिनकी मार्क्स ने पूर्णतः उपेक्षा की है। मानवीय प्रयासों, संयोग के तत्व, मानवीय जिज्ञासा, सबको इन्होंने, मानव मनोविज्ञान, सबको इन्होंने परे रखा है और केवल आर्थिक तत्व को ही इन्होंने सबसे महत्व दिया है। इनका गंभीर दोष ये है कि इन्होंने एक तरीके से इतिहास के नियतिवाद का पुनः प्रकटीकरण किया है, क्योंकि वह स्पष्ट कहते हैं कि समाज की एक अवस्था के बाद निश्चित रूप से समाज की वही दूसरी अवस्था गठित होती है जो क्रम मार्क्स ने निर्धारित किया। जैसे कि आदिम साम्यवाद के बाद दास अवस्था, दास अवस्था के बाद सामंत अवस्था, सामंत अवस्था के बाद पूंजीवादी, पूंजीवाद के बाद सर्वहारा का उन्होंने समाजवाद घोषित किया, उसके बाद जो है साम्यवादी अवस्था। तो एक तरीके से जब उनके अनुसार इतिहास के संपूर्ण परिघटनाएं पूर्व निर्धारित हैं और इसी क्रम में घटना अवश्यंभावी हैं, तो ये आर्थिक नियतिवाद की तरफ ज़्यादा इस सिद्धांत को पर जोर देता है, न कि अन्य किसी बात पर ये जोर देता है। इसके साथ ही एक और बड़ी आलोचना इनकी ये है कि वो ये बताते हैं कि इतिहास में परिवर्तन, उपादान के कारकों में परिवर्तन, आर्थिक तत्वों में जिसको उन्होंने भौतिक परिस्थितियां कहा, उनमें परिवर्तन के कारण ही सामाजिक अवस्थाएं परिवर्तित होती है, इतिहास में सामाजिक परिवर्तन परिलक्षित होते हैं। परंतु वे ये बताने में सफल रहे कि उपादान के कारकों में, उपादान के तकनीकों में, साधनों में परिवर्तन क्यों होता है, इन परिवर्तनों को इनिशिएट कौन करता है या इन परिवर्तनों को रेगुलेट कौन करता है, तो ये भी वो स्पष्ट नहीं कर पाए। इसीलिए निश्चित रूप से ये सिद्धांत भी त्रुटिपूर्ण कहा गया है। इससे आगे वर्ग संघर्ष का सिद्धांत भी त्रुटिपूर्ण है, इसको भी पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत भी त्रुटिपूर्ण है। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में मार्क्स ने घोषित किया कि समाज में मात्र दो ही वर्ग पाए जाते हैं। समाज में उन्होंने केवल आर्थिक वर्गों की संकल्पना पर ही जोर दिया
और ऐसा करके उन्होंने समाज में पाए जाने वाले मध्यम वर्ग की उपेक्षा की है। आज तक का इतिहास बताता है कि समाज में केवल दो आर्थिक वर्ग जो उन्होंने हैव्स और हैव नोट्स के रूप में कहा, इनके अलावा भी समाज में बहुत सारे सामाजिक, धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय या अन्य आधारों पर बनने वाले वर्ग पाए जाते हैं। इसके अलावा आर्थिक आधार पर एक मध्यम वर्ग भी समाज में पाया जाता है और उन्होंने दोनों वर्गों के बीच द्वंद्व को, संघर्ष को अनिवार्य माना है, क्रांति को अवश्यंभावी माना है और खूनी क्रांति होगी ऐसा उन्होंने भविष्यवाणी किया है, जिससे पूंजीवाद का नाश होगा, पूंजीपतियों का नाश होगा और समाज के संसाधनों पर सभी का, सर्वहारा का नियंत्रण स्थापित होगा, राज्य सत्ता पर वर्ग संघर्ष का नियंत्रण स्थापित होगा। इस वर्ग संघर्ष में जो सर्वहारा वर्ग है उसका नियंत्रण स्थापित राज्य सत्ता पर भी हो जाएगा। तो ये जो उनकी घोषणाएं थी या उनका जो अनुमान था वो पूर्ण रूप से सटीक नहीं कहा जा सकता और ऐसा इतिहास में पूर्ण रूप से गठित हुआ भी नहीं है, क्योंकि अब जो है पूंजीपतियों ने भी श्रमिक वर्ग के प्रति सहानुभूतिपूर्वक विचार करना प्रारंभ कर दिया है। इसीलिए वर्ग संघर्ष की सामाजिक परिवर्तन में इतनी बड़ी भूमिका नहीं मानी जा सकती हैं। इसके साथ अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत की आलोचना, अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत की आलोचना। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत में मार्क्स ने घोषित किया कि जो विनिमय मूल्य है उस पर श्रमिक का अधिकार है और वस्तु में विनिमय मूल्य श्रमिक के श्रम से उत्पन्न होता है, इस पर उसी का अधिकार होना चाहिए और पूंजीपति उसे अपने पास रख लेता है और इस प्रकार वह श्रमिक के धन की चोरी करता है। इसमें उन्होंने ये उद्घोषित किया, किंतु आर्थिक दृष्टिकोण से यह सिद्धांत एक कपटपूर्ण सिद्धांत ही कहा जा सकता है, क्योंकि वस्तु में विनिमय मूल्य की उत्पत्ति जब होती है जब श्रमिक के श्रम के अलावा उसमें भूमि है, मशीनरी है, प्रबंधन है, पूंजी है आदि का व्यय किया जाता है और अगर ये नहीं हो तो वस्तु उस विनिमय मूल्य पर नहीं बिकेगी या उसे वह विनिमय मूल्य प्राप्त नहीं होगा जो होना चाहिए। तो भूमि प्रबंधन और तकनीकी ज्ञान, कौशल और जो बाजार आधारित गतिविधियां हैं उनका नियंत्रण करना, ये सब जो हैं बाहर के चीज़ें हैं जो श्रमिक के श्रम के अलावा होती है और उसमें अगर वह एक भाग अपने पास रखते हैं तो इसे श्रमिक के धन की चोरी पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता। यद्यपि समाजवादी आंदोलन के इतिहास में इस विचारधारा का बड़ा महत्व हो सकता है और हुआ भी है, किंतु क्योंकि पूंजीवाद के विरुद्ध उस वर्ग संघर्ष को उग्र बनाने में इसने मदद दी जो मार्क्स राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक अनिवार्य शर्त मानते हैं, किंतु आर्थिक दृष्टि से कपटपूर्ण सिद्धांत है और इसने मार्क्स के दर्शन में एक राजनीतिक छिछलापन उत्पन्न किया है, एकदम गलत और भ्रमपूर्ण है। इसीलिए अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत भी आलोचना के योग्य हैं। इसके अलावा पूंजीवाद का भी गलत और अपूर्ण विश्लेषण किया है। पूंजीवाद का गलत एवं अपूर्ण विश्लेषण। पूंजीवाद का गलत एवं अपूर्ण विश्लेषण किया है। मार्क्स ने 19वीं शताब्दी के पूंजीवाद का अत्यंत विस्तृत और गंभीर विवेचन प्रस्तुत किया, किंतु वह पूंजीवाद के भविष्य के विकास को समझने में असमर्थ रहा। यही कारण है कि उसके बाद इस कमी को लेनिन ने पूर्ण करने की चेष्टा की, किंतु पूंजीवाद को पूर्ण रूप से लेनिन भी समझने में असफल रहा, उससे भी भूल हुई। मार्क्स और उसके अनुयायियों की इस धारणा को इतिहास ने असत्य प्रमाणित कर दिया कि पूंजीवाद अपनी कब्र स्वयं खोद रहा है, अर्थात पूंजीवाद में मौजूद अंतर्विरोध उसकी समाप्ति का कारण बनेगा, ऐसी उद्घोषणा, ऐसी भविष्यवाणी इन्होंने की। लेकिन इतिहास ने पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दिया है, ये साबित कर दिया है कि पूंजीवाद एक शक्तिशाली व्यवस्था के रूप में उभरा है और पूरे विश्व को इसने अपने आगोश में लपेट लिया है। और आधुनिक युग में
बिना युद्ध के पूर्वी यूरोप और सोवियत संघ की समाजवादी व्यवस्थाओं का पूंजीवाद ने सफाया कर दिया। इसका एक प्रमुख कारण ये है कि पूंजीवाद में एक आंतरिक लचीलापन पाया जाता है। उसने स्वयं को परिस्थितियों के अनुसार संशोधित किया है। पूंजीवाद ने श्रमिक कल्याण की योजनाओं को लागू करके श्रमिक वर्ग को अपने लाभ में साझेदार बना लिया है और उसके विरुद्ध वर्ग संघर्ष की भावना कमज़ोर पड़ गई है। पूंजीवाद के विकास के साथ साथ न केवल पूंजीपतियों की संख्या में वृद्धि हुई है, अपितु एक ऐसे विशाल और शक्तिशाली मध्यम वर्ग का उदय हुआ जो पूंजीवादी व्यवस्था का सहयोगी वर्ग भी हैं। तो ये भी आलोचनात्मक बात है। राज्य संबंधी विचारों की आलोचना, मार्क्स के राज्य संबंधी विचारों की आलोचना। मार्क्स के राज्य संबंधी विचारों की आलोचना। मार्क्स ने राज्य को एक पूर्ण रूप से वर्गीय संस्था घोषित किया है, जो पूंजीपति द्वारा समाज के शेष जो गरीब वर्ग है उसके शोषण का एक वैधानिक यंत्र मात्र है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और ये जो हैं उन्हीं के अधिकारों का संरक्षक हैं। ये एक पक्षीय सिद्धांत है और पूर्वाग्रहों से युक्त हैं, क्योंकि राज्य अपनी प्रकृति से मात्र एक वर्गीय संस्था नहीं है, अपितु ये संपूर्ण समाज के कल्याण की एक सामान्य संस्था है। संपूर्ण समाज के सामान्य कल्याण की एक संस्था है, न कि एक वर्ग के हितों की संरक्षक संस्था है। और आधुनिक युग में वस्तुतः राज्य ने लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को अपनाकर इस तथ्य की पुष्टि भी की है। और मार्क्स ने जो घोषणा की थी कि सर्वहारा का जो शासन स्थापित होगा उसमें राज्य व्यवस्था का जो शिथिलन हो जाएगा, राज्य शिथिल हो जाएगा और उसके सत्ता पर पूंजीपतियों के बजाय श्रमिक वर्ग का अधिकार हो जाएगा और राज्य की शक्ति शिथिल हो जाएगी। और उसने भविष्यवाणी की थी कि राज्य विहीन साम्यवादी समाज का स्थापना होंगी। ये कहीं सत्य सिद्ध होती दिखाई नहीं पड़ रही है और ये विचारधारा मात्र काल्पनिक सिद्ध हुई हैं, जो कि मार्क्स ने अपने लास्ट अल्टीमेट के रूप में क्लास लेस स्टेट लेस सोसाइटी की बात की थी, वो कहीं भी प्रैक्टिकली दिखाई नहीं दे रही है। लोकतंत्र और सर्वहारा के अधिनायक तंत्र संबंधी विचार भी त्रुटिपूर्ण हैं। लोकतंत्र एवं सर्वहारा के अधिनायक तंत्र की आलोचना। मार्क्स ने लोकतंत्र की जो आलोचना की है उसमें इन्होंने स्पष्ट किया है कि लोकतंत्र पूंजीपतियों का शासन है और लोकतंत्र में पूंजीवाद और लोकतंत्र दोनों का गठजोड़ पाया जाता है और शासन सत्ता पर पूंजीपतियों का नियंत्रण बना रहता है, परंतु इसे पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये विचार उसके वर्गीय पूर्वाग्रहों से युक्त हैं, इसीलिए व्यवहार में त्रुटिपूर्ण और भ्रामक सिद्ध हुए हैं। मार्क्स जिसे पूंजीपतियों का लोकतंत्र कहता है, वास्तव में एक मध्यम वर्गीय शासन प्रणाली है जिसमें श्रमिक वर्ग और पूंजीपति दोनों की भागीदारी होती है या दोनों की भागीदारी सिद्ध हुई है। इस रूप में केवल और केवल दोनों के विरोधी पक्ष को ही नहीं उभारा जाना चाहिए, बल्कि दोनों के सहयोगात्मक पक्ष को भी उभारा जाना चाहिए। लोकतंत्र ने श्रमिक कल्याण योजनाओं को लागू करके दोनों वर्गों के हितों में उचित तालमेल भी स्थापित किया है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं 18वीं शताब्दी के व्यक्तिवादी लोकतंत्र से बाहर निकल कर के 21वीं शताब्दी के लोक कल्याणकारी राजनीतिक व्यवस्थाओं के रूप में आगे बढ़ रही है, जहाँ पर वह पूंजीवाद और श्रमिकवाद दोनों में उचित तालमेल स्थापित करती हुई दिखाई पड़ रही है। पूंजीपतियों द्वारा प्राप्त सामाजिक लाभ को राजकीय विश्लेषण के द्वारा, बजट प्रक्रियाओं के द्वारा, कानूनों के द्वारा श्रमिक वर्गों के कल्याण के लिए आवंटित करके एक तरीके से श्रमिक उत्थान की भूमिका भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं निभा रही हैं। तो निश्चित रूप से इसे केवल पूंजीपतियों का शासन कहना उचित नहीं है। इसी प्रकार मार्क्स ने सर्वहारा के अधिनायक तंत्र की जो बात की थी उसमें भी अंतर्विरोध हैं।
उसके अनुसार यह श्रमिकों के प्रति लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। सर्वहारा का अधिनायक तंत्र है, श्रमिकों के प्रति लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है और क्रांति के बाद शेष बचे हुए जो पूंजीपति है उनके विरुद्ध अधिनायक तंत्र हैं। ये बहुत ही अस्पष्ट और भ्रामक तथ्य है कि एक व्यवस्था में, एक समाज में दो शासन प्रणाली कैसे अस्तित्व में रह सकती हैं, श्रमिकों के प्रति लोकतंत्र और उसमें बचे हुए पूंजीपतियों के प्रति अधिनायक तंत्र। ये भी एक भ्रामक रूप से प्रचारित किया गया तथ्य हैं। और संसार के सभी समाजवादी देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों ने सर्वहारा के अधिनायक तंत्र का इस्तेमाल इस प्रकार किया कि ये न केवल पूंजीपतियों के प्रति बल्कि स्वयं श्रमिकों के प्रति भी इसने कठोर अधिनायक तंत्रीय रवैया अपनाया। जैसा कि पूर्व में भी हमने जिक्र किया था कि साम्यवादी दलों ने, जहाँ पर साम्यवाद की स्थापना हुई, साम्यवादी दलों ने कम्युनिस्ट कुलतंत्रों की स्थापना कर ली और श्रमिकों के अधिनायक तंत्र के बजाय केवल और केवल कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग थे उनका अधिनायक तंत्र स्थापित हो गया। और कई देशों में इस अधिनायक तंत्र कम्युनिस्ट कुलतंत्रों को ठुकराना प्रारंभ कर दिया या कई देशों के श्रमिकों ने स्वयं इसका विरोध किया। श्रमिक वर्ग ने इस तथाकथित लोकतंत्र को ठुकराया और उदारवादी लोकतंत्र को सहर्ष अपना लिया, जिसे मार्क्स ने पूंजीपतियों का लोकतंत्र कहा था। इसके अलावा राष्ट्र संबंधी विचारों की आलोचना की जा सकती है। राष्ट्र संबंधी या राष्ट्रवाद संबंधी विचारों की आलोचना मार्क्स ने घोषित किया कि श्रमिकों का कोई देश नहीं होता है, श्रमिकों का कोई देश नहीं होता है। ये बड़ा ही एक भावपूर्ण जो है वो उद्घोष मार्क्स का उस दौर में रहा। और इसके साथ ही मार्क्स ने ये भी कहा कि दुनिया के मज़दूरों एक हो जाओ। तो श्रमिकों का देश नहीं होना या संपूर्ण दुनिया के संपूर्ण मज़दूरों का एक हो जाना, ये राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रवाद की सीमाओं से परे की बात हो गई, जो कहीं न कहीं व्यक्ति के सनातन राष्ट्रवाद के संवेगों पर कुठाराघात करती हैं। और जबकि इसके विपरीत प्रैक्टिकली ये देखा गया कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में इन संपूर्ण उद्घोषों के बावजूद भी श्रमिकों ने अपनी राष्ट्रीय सरकारों का जमकर सहयोग किया, बहुत ही सहयोगात्मक तरीके से अपने राष्ट्रीय सरकारों के साथ मजदूर वर्ग खड़ा दिखाई दिया और अपने अपने देशों की बुजुर्ग सरकारों के साथ पूर्ण सहयोग इन्होंने किया। तो निश्चित रूप से राष्ट्र और राष्ट्रवाद को पूंजीवादी अवधारणा जो मार्क्स ने बताया, जिसके माध्यम से पूंजीपति वर्ग सदैव ही श्रमिक और किसानों का भावनात्मक शोषण करता रहा है, इसको स्पष्ट स्वीकार नहीं किया जा सकता। मार्क्स द्वारा राष्ट्र और राष्ट्रवाद की उपेक्षा और वर्ग संघर्ष पर बल देना, ये दो ऐसे तथ्य हैं जो कहीं न कहीं किसी भी राष्ट्र में गृह युद्ध को उभार सकते हैं। एक ऐसी अस्थिर अवस्था की तरफ ले जाने वाला विचार है जो किसी भी व्यवस्था को पूर्ण अस्थिर कर सकता है। इसके अलावा परिवार और धर्म की संस्थाओं का भी आधारभूत महत्व है। परिवार और धर्म की संस्थाओं का भी आधारभूत महत्व है। मार्क्स ने पूर्ण रूप से परिवारवाद का विरोध किया और धार्मिक स्थितियों का विरोध किया। एक नास्तिकवाद का प्रतिपादन मार्क्स ने किया। मार्क्स द्वारा स्त्रियों की स्वतंत्रता और पुरुषों के साथ उनकी समानता पर जो बल दिया गया वह प्रशंसनीय है, किंतु परिवार के संस्था का जो विश्लेषण मात्र आर्थिक आधार पर प्रस्तुत किया वह अस्वीकारनीय है। परिवार सामाजिक संगठन की एक सहज और प्राकृतिक इकाई है। यह बालक, युवा एवं बुजुर्ग पीढ़ियों के बीच उचित सहयोग और सामंजस्य स्थापित करने वाली संस्था है। अपने सद्गुणों के कारण ही परिवार को नागरिकता की प्रथम पाठशाला माना जाता है। मार्क्स का मत था कि समाजवादी समाज में परिवार का ढांचा एकदम शिथिल होगा और साम्यवादी समाज में स्थायी विवाह संबंधों पर आधारित परिवार की संस्था का अंत हो जाएगा। किंतु इतिहास ने इस विचार को झुठला दिया।
समाजवादी समाज में परिवार की स्थितियों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आए और परिवार नामक जो सामाजिक संगठन के प्राथमिक इकाई है वह बनी रही और परिवार विहीन समाज की धारणा एक कल्पना मात्र सिद्ध हुई। इसके साथ ही मार्क्स ने धर्म में निहित आडंबर, अंधविश्वास, कर्मकांड की जो आलोचना की उसका समर्थन तो किया जा सकता है, किंतु उसके इस मत को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता कि धर्म पूर्णतः एक हानिकारक संस्था है। धर्म को मार्क्स ने अफीम की संज्ञा दी तो उस रूप में इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। वस्तुतः मार्क्स ने जिस नास्तिकवाद का प्रतिपादन किया वह स्वयं संदेहास्पद है। उन्होंने पृथ्वी का मूल तत्व पदार्थ को घोषित करके विश्वात्मा की चेतना का जो तत्व अब तक विश्व में प्रचलित था उसको अस्वीकार किया, उसके प्रति विरोध किया। आधुनिक युग के बहुत सारे भौतिक शास्त्रियों ने इस बात पर संदेह प्रकट किया है कि पृथ्वी का सृष्टि का परम तत्व या मूल तत्व पदार्थ हैं, बल्कि उन्होंने घोषित किया कि पृथ्वी का सृष्टि का परम तत्व प्रत्यय हैं न कि पदार्थ हैं। तो अभी तक ये स्थापित नहीं हो पाया है कि सृष्टि का आदि कारण पदार्थ है या सृष्टि का आदि कारण प्रत्यय है। निश्चित रूप से मार्क्स ने स्थापित परंपरा, सिद्धांत, विश्वास और धार्मिक व्यवस्था का खंडन करते हुए केवल पदार्थ पर आधारित नास्तिकवाद का प्रतिपादन मात्र किया, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और पूर्णतः धर्म को हानिकारक संस्था घोषित करके असंख्य धार्मिक भावनाओं को उन्होंने चोट पहुंचाने का प्रयास मात्र किया, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। हाँ, जहाँ तक धार्मिक अंधविश्वासों का प्रश्न है, मार्क्स के विचार प्रशंसनीय कहे जा सकते हैं, किंतु उसे पूर्णतः हानिकारक संस्था घोषित कर देना जो है किसी भी दृष्टि से स्वीकारनीय नहीं है। भौतिक शास्त्रियों ने परम तत्व पदार्थ को स्वीकार किया, जिससे उन्होंने एक निराकार और शाश्वत चेतना को ही सृष्टि का आधार स्वीकार किया, जो कहीं न कहीं ईश्वरवाद को स्वीकार करती है, यद्यपि स्पष्ट शब्दों में ही सही, बल्कि एक शाश्वत चेतना को स्वीकार करती है। मार्क्स की यह भूल है कि उसने धर्म को शोषक वर्ग की संस्था के रूप में समझने की चेष्टा की और वह साधारण जनता के प्रसंग में धर्म की प्रभावशाली भूमिका को समझने में असमर्थ रहा। तो ये बड़ी गंभीर आलोचना मार्क्स की है। इसके अलावा कार्यक्रम द्वारा क्रांति की प्राप्ति असंभव है। कार्यक्रम द्वारा क्रांति की प्राप्ति असंभव है। मार्क्स वर्ग संघर्ष की क्रांति को अवश्यंभावी मानते हैं और पूंजीवाद का अंत और समाजवादी व्यवस्था की शुरुआत के लिए हिंसक क्रांति का खुला समर्थन किया, जो सैद्धांतिक दृष्टि से स्वीकारनीय नहीं है बल्कि पूर्णतः अनुचित भी हैं। व्यवहारिक दृष्टि से भी और सैद्धांतिक दृष्टि से भी मार्क्स समाजवादी व्यवस्था के आदर्श को हिंसक क्रांति जैसे अनैतिक साधन द्वारा प्राप्त करना चाहता है। ये उसकी सैद्धांतिक भूल है। अगर मार्क्स ने अपने अंतिम उद्देश्य को, समाजवादी साम्यवादी उद्देश्य को निश्चित रूप से पवित्र माना है तो उसको प्राप्त करने का साधन भी पवित्र होना चाहिए, क्योंकि खुली क्रांति और हिंसक साधन अपनाने से निश्चित रूप से वह कहीं भी पवित्र साधन नहीं कहा जा सकता है। उसके सैद्धांतिक भूल ये है कि हिंसक क्रांति का समर्थन ही नहीं किया, क्योंकि क्रांति गृह युद्ध, राजनीतिक अराजकता एवं अराजकता और सामाजिक और आर्थिक कष्टों को अवश्य जन्म देगी, किंतु इस बात की गारंटी नहीं है कि क्रांति द्वारा जिस सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना की जाएगी वह मार्क्स के आदर्शों के अनुरूप ही होंगी। वास्तव में सोवियत संघ, पूर्वी यूरोप, चीन आदि में क्रांति द्वारा सर्वहारा के अधिनायक तंत्र की स्थापना हुई, उसमें स्वयं श्रमिक वर्ग तक पीड़ित रहा। जिस सर्वहारा वर्ग का शासन इन्होंने स्थापित किया वहाँ पर स्वयं श्रमिक वर्ग ही इस शासन के द्वारा पीड़ित रहा, तो फिर कैसे स्वीकार किया जा सकता है कि जो क्रांति वर्ग संघर्ष से उद्भूत होंगी, अवश्यंभावी होंगी, पूंजीवाद का नाश करके समाजवाद की स्थापना करेंगी, उस क्रांति द्वारा स्थापित सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था स्वयं श्रमिकों का कल्याण करेंगी या समाज के संपूर्ण वर्गों का कल्याण करेंगी। इस बात में बड़ा संदेह है। इस बात का गारंटी दाता कोई भी नहीं है और उदाहरण
उदाहरण सोवियत संघ, चीन और पूर्वी यूरोप के देशों के लिए जा सकते हैं। आदि का क्रूर दमन किया और आतंकवादी और क्रूर शासन के कारण अनेक पुराने समाजवादी राज्यों की जनता ने स्वेच्छा से पूंजीवादी लोकतंत्र को अपना लिया। इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि मार्क्स द्वारा जो क्रांति उद्भूत की जाने का प्रयास किया गया है या जो होनी अवश्यंभावी वे मानते हैं, उसके द्वारा स्थापित व्यवस्था सर्वहारा का वास्तविक अधिनायक तंत्र ही होगा। ये कोई गारंटी नहीं दे सकता है और इतिहास अब तक इसका उदाहरण प्रस्तुत करते आया है। शक्ति के विष का कुप्रभाव सभी जानते हैं और ये लास्की का कथन है। शक्ति का प्रभाव, विष कुप्रभाव सभी जानते हैं और ये स्वीकार करना कठिन है कि साम्यवादी लोग इसके कुप्रभाव से बचे रहेंगे, क्योंकि साम्यवाद लोग भी जब शासन सत्ता पर आसीन होंगे तो निश्चित रूप से शक्ति के दुरुपयोग की संभावनाएं उनके पास भी मौजूद रहेंगी और अब तक के ज्ञात इतिहास में ये साबित भी हुआ है। अब तक के ज्ञात इतिहास में ये साबित भी हुआ है। किसी प्रकार के लेनिन, स्टालिन और माओ के विचारों को देखने पर ज्ञात होता है कि शक्ति का कहीं न कहीं दुरुपयोग इन्होंने किया। शक्ति को ही एकमात्र साध्य इन्होंने घोषित किया और वास्तविक आवाज़ को दबाने के लिए भी शक्ति का तत्व इन्होंने उपयोग में लाया। तो निश्चित रूप से कहीं भी हम ये नहीं स्वीकार कर सकते कि जो क्रांति का इनका कार्यक्रम है वो निश्चित रूप से सर्वहारा के अधिनायक तंत्र की स्थापना करने में सफल होगा। व्यवहारिक राजनीति की दृष्टि से मार्क्सवाद का संभवतः सबसे शक्तिशाली जो उद्घोषणा इन्होंने की थी कि क्रांति असंभावी है और उससे पूंजीवाद का नाश होगा, सबसे हानिकारक तत्व है उसकी क्रांति संबंधी भविष्यवाणी। ये पॉपर महोदय का कहना है कि मार्क्स के सभी सिद्धांतों में सबसे हानिकारक तत्व ये है कि उन्होंने क्रांति की जो अवश्यंभावी घोषणा की थी। इस रूप में निश्चित रूप से क्रांति होना उचित नहीं माना जा सकता है। तो ये मार्क्सवाद की मुख्य आलोचनाएं हैं। इसके बाद मार्क्सवाद की देन पर हम चर्चा करेंगे। मार्क्सवाद से समाज को क्या मिला या अब तक क्या प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से आलोचनाओं के बाद समाज को मार्क्सवाद का महत्व, मार्क्सवाद की देन भी स्वीकार करनी होंगी। महत्व एवं देन, आलोचनाओं का अपना महत्व है और इससे ये नहीं कहा जा सकता कि संपूर्ण मार्क्सवाद असफल हो गया। मार्क्सवाद से कुछ प्रेरणाएं मिली। मार्क्स के राजदर्शन की कटुतम आलोचना की जाती है, किंतु मार्क्स के संपूर्ण राजदर्शन में ऐसे पक्ष हैं जिसके कारण उसकी प्रतिभा और ज्ञान के पर्याप्त प्रशंसा की जानी चाहिए। वेपर के अनुसार अपने संदेश की शक्ति, अपनी शिक्षा की प्रेरणा और अपने द्वारा भविष्य के विकास पर डाले गए प्रभाव के आधार पर विश्व के महान राजनीतिक चिंतकों के किसी भी संग्रह में मार्क्स का स्थान सुरक्षित होगा। मार्क्स के चिंतन के महत्व, उसकी देन और उसके औचित्य के बारे में महत्वपूर्ण कुछ तर्क हैं जिनका जिक्र हम यहाँ पर करेंगे। मार्क्स का संदेश वर्ग और शोषण का अंत है। मार्क्स का संदेश वर्ग और शोषण का अंत है। वर्ग एवं शोषण का अंत। मार्क्स का संदेश वर्ग और शोषण का अंत है। मार्क्स ने शोषण और अन्याय का विरोध किया और इस शोषण और अन्याय का कारण स्वर्ग अथवा भाग्य के रहस्य में नहीं अपितु भौतिक परिस्थितियों में वे ढूंढते हैं। इतिहास की आर्थिक व्याख्या द्वारा बताने का प्रयास करते हैं कि शोषित वर्ग के कष्टों और दुखों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है और वह मानव के किसी कृत्य का परिणाम नहीं है, बल्कि समाज में स्थापित आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक ढांचे का परिणाम है, जिसने एक वर्ग को संपत्तिशाली बनाया, दूसरे वर्ग को संपत्तिहीन वर्ग बनाया। ऐतिहासिक दृष्टि से शोषित वर्ग के दुर्भाग्य को समाज की वर्गीय रचना में निहित शोषण में उन्होंने देखा। मार्क्स बताते हैं कि आदिम साम्यवादी अवस्था के बाद समाज दास, सामंती और पूंजीवादी अवस्था में शोषण और अन्याय की वर्गीय पृष्ठभूमि को स्पष्ट करता है और उनका मत है कि प्रत्येक समाज दो परस्पर हितों वाली आर्थिक वर्गों में बंट जाता है
और यही समाज के विभाजन और शोषण एवं अन्याय का मूल आधार हैं। तो मार्क्स का जो ये संदेश है वो इस शोषण और अन्याय को स्पष्ट करता है, उसको मिटाने का, अंत करने का प्रयास करते हैं। मार्क्स का निष्कर्ष है कि मानव समाज में शोषण और अन्याय का अंत तब ही हो सकता है जब एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना की जाए। वह समाज की ऐसी अवस्था को साम्यवादी अवस्था कहता है जो वर्ग विहीन, राज्य विहीन अवस्था होगी, और इस अवस्था में किसी प्रकार का शोषण और अन्याय नहीं होगा और मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होगा। मार्क्स के इस आदर्श ने विश्व के शोषित जनों को अपार उत्साह दिया, अपने आदर्शों का समाज बनाने की प्रेरणा दी। इसके साथ ही मार्क्स की शिक्षा की प्रेरणा भी कम नहीं कही जा सकती। शिक्षा की प्रेरणा, शिक्षा की प्रेरणा में मार्क्स की जो देन है वो महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि समस्याओं का मूल भौतिक जगत हैं। समस्याओं का मूल भौतिक जगत हैं। भौतिक जगत को ही मानव के समस्त दुखों का, समस्याओं का मूल कारण उन्होंने उद्घोषित किया, और इसका कारण ये था कि पदार्थ को ही मूल माना, सृष्टि को ही प्रारंभ और अंत माना, और इस प्रकार नास्तिकवाद और भौतिकवाद का प्रचलन करके उन्होंने ये प्रेरणा दी कि मनुष्य की समस्याओं का संबंध इहलौकिक है, पारलौकिक नहीं है, क्योंकि पारलौकिक की जो व्यवस्था है वो रहस्यात्मक है और वो व्यक्ति को भ्रम में डालती है। उन्होंने स्पष्ट घोषित किया है, स्पष्ट शिक्षा दी कि समस्याओं का मूल कारण भौतिक जगत हैं। पारलौकिक जीवन की चिंता व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। मनुष्य और शरीर का संबंध पृथ्वी का प्राणी होने के नाते ये लौकिक है और भौतिक जगत से ही उसका संबंध है। इसके साथ ही दर्शन एक सक्रिय शक्ति है। दर्शन एक सक्रिय शक्ति है। दर्शन एक सक्रिय शक्ति है। मार्क्स ने घोषित किया कि दर्शन का उद्देश्य जगत की व्याख्या करना नहीं है, बल्कि उपलब्ध साधनों के आधार पर समस्याओं का हल करना है, उसको व्यवस्थाओं को बदलना है। चिंतन का कार्य इतिहास व्याख्या नहीं है, अपितु यह है बताना है कि अन्यायपूर्ण समाज व्यवस्था के स्थान पर एक न्यायपूर्ण समाज व्यवस्था की स्थापना कैसे की जा सकती है। तो दर्शन के मूल आधार को ही बदलने का प्रयास इन्होंने किया है। दर्शन को एक सक्रिय शक्ति बताने का प्रयास किया है। एक स्थूल शक्ति जो अब तक माना जा रहा था दर्शन को, उससे इन्होंने इनकार किया है, क्योंकि दर्शन जो है वो बदलने का कार्य करता है, स्वयं भी बदलेगा और समाज को भी बदलने का प्रयास करेगा। इसके साथ ही जो प्रेरणा है वो ये है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण देन मनुष्य की मार्क्स की हैं। मनुष्य भाग्य का निर्माता स्वयं है। भौतिकवाद का प्रतिपादन करके मार्क्स ने नियतिवाद पर कुठाराघात किया और धर्म का विरोध करके, ईश्वर का विरोध करके पारलौकिक और रहस्यात्मक समस्याओं को दूर करने का प्रयास इन्होंने किया। मनुष्य को स्वर्ग इसी पृथ्वी पर संभव है ये सिखाने का प्रयास किया, जिसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य को अपने भाग्य पर नहीं अपितु अपने पुरुषार्थ पर भरोसा करना चाहिए। ये महत्वपूर्ण प्रेरणा थी मार्क्स की। इसके साथ ही सर्वहारा वर्ग के लिए भी कार्यक्रम इन्होंने घोषित किया। ये भी महत्वपूर्ण शिक्षा रही इनकी। सर्वहारा वर्ग के लिए कार्यक्रम इन्होंने घोषित किया। सर्वहारा वर्ग के लिए जो कार्यक्रम इनका था उसमें अपने युग की पूंजीवादी व्यवस्था का विश्लेषण करके बताया कि ये व्यवस्था सर्वहारा के क्रूर शोषण पर खड़ी है, अतः अन्यायपूर्ण पूंजीवादी व्यवस्था का अंत किया जाना चाहिए और उसके स्थान पर एक न्यायपूर्ण समाजवादी व्यवस्था की स्थापना होनी चाहिए। उसका मत है कि इस कार्य के लिए सर्वहारा वर्ग को
एकत्र होना चाहिए, संगठित होना चाहिए और स्थापित पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध एक सशस्त्र क्रांति का आयोजन करना चाहिए। और जब तक क्रांति करनी चाहिए, जब तक स्थापित बुजुर्गा व्यवस्था का, पूंजीवादी व्यवस्था का अंत नहीं हो जाए और उस पूंजीवादी व्यवस्था की जो राजनीतिक व्यवस्था है उस पर सर्वहारा का नियंत्रण स्थापित नहीं हो जाए, तब तक लगातार संघर्ष और क्रांति करना चाहिए। ये उनका उद्घोष था। उसके लिए खूनी क्रांति का आयोजन हमें निश्चित रूप से करना होगा। इन्होंने जो कहा था कि विश्व के मज़दूरों एक हो जाओ, मज़दूरों के पास अपने जंजीरों के अलावा खोने को कुछ भी नहीं है और जीतने के लिए सारा संसार है, उसकी शिक्षा ने उसके बाद के सभी श्रमिक आंदोलनों और क्रांतिकारियों को प्रेरणा दी। तो निश्चित रूप से मार्क्स की शिक्षा की प्रेरणा महत्वपूर्ण कही जा सकती है। अंधविश्वास का विरोध भी इनकी एक महत्वपूर्ण देन कही जा सकती है। मार्क्स द्वारा अंधविश्वास का विरोध, मार्क्स द्वारा अंधविश्वास का विरोध किया गया। धार्मिक संस्थाओं, व्यवस्थाओं, विश्वात्मा की चेतना आदि तत्वों पर उन्होंने विरोध दर्ज किया और अंधविश्वास का विशेष विरोध इन्होंने किया। धर्म स्वयं में अंधविश्वास है, ये मत इन्होंने कहा कि सृष्टि का मूल तत्व पदार्थ है, अतः ईश्वर और पारलौकिक जीवन जैसी किसी वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं है। किंतु धर्म की संपूर्ण धारणा इन्हीं काल्पनिक तत्वों पर आधारित है, अतः धर्म स्वयं में अंधविश्वास के अलावा कुछ भी नहीं है। इस आधार पर मार्क्स ने धर्म का विरोध किया। धर्म अंधविश्वासों को जन्म देता है, ये भी इन्होंने स्पष्ट किया कि अतीत में धर्म ने अंधविश्वासों को जन्म देकर समाज के विकास में गंभीर बाधाएं डाली हैं। धर्म ने राजपद को देवीय बताकर राजाओं के अत्याचार का सैद्धांतिक समर्थन किया है। इसने व्यक्ति को भाग्यवादी बनाकर सामाजिक अन्याय को शांत भाव से सहन करने की प्रेरणा दी है और वैज्ञानिक सत्यों के प्रसार में बाधा डाली है। अतः मार्क्स अंधविश्वासों के जनक के रूप में धर्म का विरोध करता है। इसके अलावा समाजवाद को भी देन है मार्क्स की। समाजवाद को देन, ऐसा नहीं है कि मार्क्स पहला समाजवादी था, परंतु समाजवाद के विकास में मार्क्स की महत्वपूर्ण देन है और वो ये है कि अब तक समाजवाद एक काल्पनिक और आदर्शवादी व्यवस्था मात्र थी। मार्क्स ने इसे संपूर्ण समाजवादी दर्शन को वैज्ञानिक और क्रमबद्ध व्यवस्था दी, इसीलिए मार्क्स का समाजवाद वैज्ञानिक समाजवाद भी कहलाता है। वस्तुतः उसने सर्वप्रथम वैज्ञानिक समाजवाद की धारणा को प्रस्तुत किया और इसके दो आधार इन्होंने बताए: द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत और इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। समाजवादी विचारधारा के इतिहास में मार्क्स का यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है और मार्क्सवाद ने समाजवाद को एक तरीके से नवीन दिशा और दशा दोनों ही प्रदान की, व्यवस्थित किया, क्रमबद्ध किया और उस पर आधारित राजनीतिक व्यवस्था को प्राप्त करने के तरीके भी स्पष्ट किए। इसके साथ ही मार्क्स का जो इतिहास दर्शन है उसकी आलोचनाएं तो बहुत की जाती हैं, लेकिन वह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, इतिहास दर्शन। यहाँ पर इतिहास को आर्थिक तत्वों से जोड़ कर के सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट करने का मार्क्स का जो प्रयास था, जो नज़रिया था, वह निश्चित रूप से समाज को देन है, क्योंकि इतिहास में होने वाले परिवर्तनों का कारण आर्थिक परिस्थितियाँ वो बताते हैं। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या वो करते हैं। मार्क्स का कथन है कि इतिहास की भौतिकवादी अवधारणा इस सिद्धांत से प्रारंभ होती है कि उत्पादन और उसके वितरण की प्रणाली ही किसी समाज व्यवस्था का आधार हैं और इस अवधारणा के अनुसार सभी सामाजिक परिवर्तन तथा राजनीतिक क्रांतियों के मूल कारण दर्शन में नहीं पाए जाते, अपितु उस युग के अर्थशास्त्र में पाए जाते हैं।
अर्थात सामाजिक विकास, सामाजिक परिवर्तन, ऐतिहासिक परिवर्तन और राजनीतिक क्रांतियाँ सब का कारण आर्थिक कारक हैं, ये स्पष्ट इन्होंने कहा। और निष्कर्ष ये था कि समाज की कोई भी अवस्था शाश्वत और चिरस्थायी नहीं होती है। जब किसी समाज में उपादान के साधनों में परिवर्तन आता है तो समाज के परंपरागत संगठन में भी परिवर्तन आ जाता है। औद्योगिक समाज और पूंजीवाद का विस्तृत अध्ययन भी इन्होंने किया। औद्योगिक समाज एवं पूंजीवाद का विस्तृत अध्ययन। मार्क्स ने न केवल पूंजीवाद का विरोध मात्र किया बल्कि उसका एक विस्तृत अध्ययन करके उससे जो निष्कर्ष निकाले, यद्यपि उनके पूंजीवाद के संदर्भ में निष्कर्ष पूर्वाग्रह से युक्त भी कहे जाते हैं, तथापि उसके जो निष्कर्ष हैं वो केवल कपोल कल्पित या सुने सुनाए नहीं है, बल्कि उसने अपने विस्तृत अध्ययन के द्वारा ये निष्कर्ष निकाले हैं। तो निश्चित रूप से औद्योगिक समाजों का, पूंजीवादी समाजों का उसने गंभीर अध्ययन किया, सामाजिक और आर्थिक जीवन पर औद्योगिकरण के प्रभाव स्पष्ट किए। वह पहला अर्थशास्त्री था जिसने व्यापार चक्र, अति उत्पादन तथा बेरोजगारी के आंतरिक संबंध को स्पष्ट किया। वह केवल एक क्रांतिकारी या समाजवादी विचारक ही नहीं था बल्कि एक बहुत बड़े अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण से भी उसने इस विचारधारा को स्पष्ट किया। व्यापार चक्र किस प्रकार से प्रभावित करता है, अति उत्पादन किस प्रकार से प्रभावित करता है, तो ये सारी चीज़ें जो उन्होंने स्पष्ट करने का प्रयास किया। उसने एक ही स्थान पर उद्योगों के केंद्रीकरण से उत्पन्न सामाजिक प्रभावों का भी विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। इसके अलावा उसने ये भी सर्वप्रथम बताया कि औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप साम्राज्यवाद, विश्व युद्ध तथा श्रमिकों के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का जन्म होगा, और ये 20वीं शताब्दी में हुआ भी। निश्चित रूप से कहीं न कहीं साम्राज्यवादी जो व्यवस्थाओं को बल मिला उसने औद्योगिकरण पर ही अपनी उन्नति की, या यूँ कहें कि औद्योगिकरण का बड़ा सहयोग था कि बहुत सारे जो उद्योग संपन्न राष्ट्र थे वो साम्राज्यवाद के जनक बन गए, साम्राज्यवाद के पोषक बन गए, और सैकड़ों वर्षों तक विश्व के बहुत बड़े मानव समुदाय को उन्होंने अपने अधीन बनाकर रखा, गुलाम बनाकर रखा। तो निश्चित रूप से उसके विचारों में न केवल गतिशीलता थी बल्कि विस्तृत विश्लेषण करने की क्षमता भी मार्क्स के आर्थिक और राजनीतिक विचारों में थी। और ये 20वीं शताब्दी में समाजीकरण जो यूरोपीय जो साम्राज्यवाद था या जो औद्योगिकरण था उसने इस बात को स्पष्ट भी किया, उसके विचारों की घोषणाओं को जो है स्वीकारनीय भी कहा जा सकता है। यहाँ पर मार्क्स द्वारा भविष्य पर जो प्रभाव डाला गया वो भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। भविष्य पर प्रभाव, मार्क्स के विचारों का भविष्य पर बड़ा प्रभाव रहा। सभी विद्वान एकमति से स्वीकार करते हैं कि मार्क्स ने अपने बाद के मानव समाज को अत्यधिक प्रभावित किया है। ये कहा जा सकता है कि संपूर्ण मानव इतिहास में कोई ऐसा विचारक नहीं हुआ जिसने विश्व की जनसंख्या के इतने बड़े भाग और विश्व के प्रत्येक महाद्वीप को इतना प्रभावित किया हो जितना कि मार्क्स ने किया था। उसने चिंतन का एक नया दृष्टिकोण दिया जिसने समस्त समाज विज्ञानों के साथ ही कला व संस्कृति के मूल्यों पर भी अपनी छाप स्थापित की। उसने सामाजिक संगठन तथा राजव्यवस्था के नए आधार दिए और समाजवादी चिंतन पर तो मार्क्स का अत्यधिक प्रभाव ही पड़ा। उसने पूंजीवादी व्यवस्था को भी अत्यधिक प्रभावित किया। सर्वप्रथम विश्व स्तर पर उसके प्रभाव की गंभीरता को तब लिया गया जब सन 1917 में रूस में समाजवादी क्रांति हुई, बोल्शेविक क्रांति हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के अनेक देशों में समाजवादी राजव्यवस्था की स्थापना हुई और विश्व के एक बड़े भाग में साम्यवादी आंदोलन चले। जैसा कि अभी हमने पूर्व में भी कहा था, इसके प्रारंभ में भी, कि मार्क्सवाद एक ऐसी विचार दर्शन है, ऐसी विचारधारा है जिसके आलोचक और उसके समर्थक विश्व के सभी समाजों में
और विश्व के किसी भी भौगोलिक कोने में निश्चित रूप से पाए जाएंगे या निश्चित रूप से उनकी उपस्थिति होंगी। और न केवल उपस्थिति होंगी बल्कि आलोचक और समर्थकों में एक बड़ी कट्टरता भी पाई जाएगी। तो ये तथ्य इस बात का प्रमाण है कि विश्व मानव समाज को मार्क्स के विचारों ने बड़ा प्रभावित किया और सुदूर उत्तर से लगा करके दक्षिण में हिंद महासागर तक भी इस विचारधारा के जो है बीज रूप में ये विचारधारा देखी गई। जहाँ तक भारतीय उपमहाद्वीप का प्रश्न है, यहाँ पर भी इस व्यवस्था के बहुत सारे अवशेष देखे गए। न केवल आज़ादी से पूर्व बल्कि आज़ादी के बाद भी भारत में कई प्रांतों में साम्यवादी समर्थित सरकारों की स्थापना हुई और पश्चिम बंगाल में करीब 35 सालों तक साम्यवादी शासन की स्थापना न केवल भारत में बल्कि विश्व में किसी भी एक दल का एक प्रांत में इतने लंबे समय तक शासन का रिकॉर्ड माना जाता है। तो निश्चित रूप से मार्क्स के साम्यवादी विचार ने आने वाली मानव सभ्यता को, मानव पीढ़ियों को बहुत गहराई से प्रेरित किया। यद्यपि देश काल और परिस्थिति के अनुसार उनकी आलोचनाएं की जाती हैं, वो एक अलग इशू है। मार्क्सवादी चिंतन का तीव्र विरोध पूंजीवादी व्यवस्था में किया गया और समाजवादी राज्यों ने इसके विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय गुटबंदी भी की। इसके साथ ही पूंजीवादी व्यवस्था ने अपने स्वरूप में इस कारण से ऐसे परिवर्तन किए जिसने श्रमिक क्रांति की संभावनाओं को न्यून कर दिया। लोकतांत्रिक जो पूंजीवादी व्यवस्थाओं से समर्थित लोकतांत्रिक राज व्यवस्थाएं थी, उन्होंने श्रमिक हित के अनुकूल कानून बनाने प्रारंभ किए, श्रमिक को सुविधाएं देना प्रारंभ किया और वहाँ के उद्योग इकाइयों ने, वहाँ के उद्योग जगत ने श्रमिक समाज को एक तरीके से फ़ायदा पहुँचाना प्रारंभ किया, उनको चिकित्सा सुविधाएं देना प्रारंभ किया या उनके बच्चों को शिक्षा में आगे लाने का प्रयास किया, उनके जो दैनिक उपभोग की जो स्थितियां हैं उनको सुधारने का प्रयास किया या उनके कार्य के जो घंटे थे उनको कम करने का प्रयास किया या इसके साथ ही उनको एक न्यूनतम वेतन प्रणाली निर्धारित करना प्रारंभ किया, जिस कारण से निश्चित रूप से श्रमिकों के जीवन स्तर में कुछ सुधार हुआ और जो क्रांति हो सकती थी उसको आने से पूर्व ही पूंजीवादी व्यवस्थाओं ने रोकने का प्रयास किया। ये तब हुआ जब मार्क्स ने इस प्रकार का क्रांतिकारी विचार दर्शन दिया, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ या श्रमिकों का कोई देश नहीं होता है। तो ये जो नारे थे, ये जो उद्घोष थे, कहीं न कहीं मानव चिंतन पर इनका अमिट प्रभाव पड़ा और जो पूंजीवादी व्यवस्थाएं थी उन्होंने भी अपने आप को इसके अनुकूल ढालने का प्रयास किया। तो ये एक बहुत बड़ा प्रभाव है जिसको हम अस्वीकार नहीं कर सकते हैं, चाहे मार्क्सवाद की कितनी भी आलोचना क्यों नहीं की जाए। श्रमिकों के प्रति जो कल्याण की नीति है या राज्यों की जो लोक कल्याणकारी व्यवस्थाएं हैं, इन सब में इस बात का बड़ा जोर है, चाहे प्रत्यक्षतः मार्क्सवाद की आलोचना क्यों न की गई हो, लेकिन पूंजीवादी व्यवस्थाओं ने, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने जो ये परिवर्तन अपने आप में शुरू किए, उसके पीछे मार्क्स के इन क्रांतिकारी विचारों का बहुत बड़ा योगदान है, जिसको हमें स्वीकार करना होगा, स्वीकार करना चाहिए। अब निष्कर्ष रूप में हम यही कहेंगे कि यद्यपि वर्तमान में सोवियत संघ पूर्वी यूरोप में समाजवादी राजव्यवस्था का अंत भले ही हो गया हो, किंतु अब भी विश्व के बड़े हिस्से पर इस विचारधारा का प्रभाव है और पूंजीवादी व्यवस्थाओं में परिवर्तन के लिए ये विचार दर्शन हमेशा से दबाव डालता रहता है। इसके अलावा एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिकी महाद्वीप के अनेक विकासशील और अविकसित समाजों में एक ऐसा शिक्षित और प्रभावशाली वर्ग मौजूद है जो अपने समाजों में व्याप्त गरीबी, शोषण, श्रमिक असंतोष, बेरोजगारी, सामाजिक विघटन आदि की गंभीर समस्याओं का हल मार्क्सवादी चिंतन के ढांचे में ही ढूंढता है। अतः अभी ये अनुमान लगाना उचित नहीं होगा कि मार्क्स की विचारधारा पुरानी पड़ गई है, उसका पतन हो गया है। वस्तुतः ये कहना अधिक संतुलित होगा कि विश्व के समृद्ध इलाकों के संदर्भ में भले ही मार्क्सवादी चिंतन अप्रासंगिक हो गया है, किंतु विकासशील और अविकसित अर्थव्यवस्था वाले राज्यों में उसका प्रभाव अभी भी सक्रिय है, क्योंकि हम निष्कर्ष रूप में ये कह चुके हैं कि पूंजीवादी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने अपने आप में श्रमिकों के कल्याण के लिए जो परिवर्तन प्रारंभ किए, उनके पीछे मार्क्सवादी चिंतन का बहुत बड़ा दबाव उनके ऊपर था। इस कारण से संभवतः इन राज्यों में श्रमिक क्रांतियों से इन्होंने अपने आप को सुरक्षित रखा। जब तक इन देशों में वर्ग शोषण, बेरोजगारी आदि समस्याएं मौजूद हैं,
हैं, इन समस्याओं के शीघ्र हल के मार्ग के रूप में सामाजिक रूढ़ियाँ और अंधविश्वास मौजूद हैं, तब तक मार्क्सवाद की उपयोगिता, उसका आकर्षण एवं औचित्य भी किसी न किसी रूप में अवश्य ही बना रहेगा। धन्यवाद।